वो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं अक्षय कुमार के साथ स्टेज पे खड़ा होकर उनके साथ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, स्टेज शेयर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ असली अक्षय, तो बोल रहा है अरे मैं हूँ असली अक्षय कुमार। पहला मेरा शायद यही डायलॉग था कि सलमान भाई कैसे हैं भाईजान, ऐसा था। तो उसमें उनका जो रिएक्शन आया तो वहाँ से मेरी नर्वसनेस सारी, कॉन्फिडेंस आ गया कि वो एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया फिर कि यार बिल्कुल तुम सेम टू सेम करते हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट वो हो गया कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने, सलमान भाई ने मेरे लिए इतना बोला। मैं होटल में वॉक कर रहा था, 12:30-1 बज गए थे और ऊपर से कपिल सर और उनके, क्योंकि बहुत मूड वाले आदमी हैं, कभी कुछ भी वो मतलब उनका जो मूड होता है वो करते हैं, राजा टाइप का आदमी होता है। तो वो निकल रहे थे, तो निकलते उन्होंने बोला अरे विकल्प क्या कर रहा है, तो मैंने कहा पाजी वो मैं वॉक कर रहा था। तो बोले चल हम खाना खाने जा रहे हैं, तो मुझे भी बोले बैठ जा गाड़ी में। मैंने बोला पाजी पजामा वगैरह, मैंने अरे कोई नहीं चल। नमस्कार, आपका स्वागत है रियल टॉक रियल हिट के एक बहुत ही शानदार नए पॉडकास्ट में। आज यहाँ पर रियल बातें होगी क्योंकि रियल खिलाड़ी आ गया है। क्या ठीक है बहुत अच्छा भाई, ऐसा बोला तो वैसा बोल दिया ना मैंने, बराबर। बहुत सही। चश्मा बहुत अच्छा पहना यार तुमने, बहुत शुक्रिया, नजर ना लगे उतार देता हूँ। भाई वैसे बहुत बढ़िया भाई, पहले तो अप्रिसिएशन यार, वाह यार। जो आप दिखे हो ना पिछले सालों में, 3-4 सालों में, और कितने 17 साल हो गए आपको काम करते। हाँ, और बढ़ा लीजिए और बढ़ा। 14 हुए ना, 14 साल से काम कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता पीयूष, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? 20 साल 20 साल से आपके सामने एंटरटेनमेंट से भरी हुई ये कहानी आज सुनाएंगे रियल टॉक पे। यस ब्रो। भाई स्वागत है विकल्प भाई का हमारे नए पॉडकास्ट में यार, और भाई के लिए बहुत सारा प्यार और अप्रिसिएशन, क्योंकि भाई जो करते हैं ना मतलब कमाल ही करते हैं भाई। बहुत हिम्मत चाहिए एक तो कि आप असली अक्षय कुमार से के सामने भी उनसे ज़्यादा असली अक्षय कुमार बन जाओ, और बड़े बड़े एक्टर्स ने आपको प्रेज करा है भाई। जी भाई, थैंक यू। मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी एक रील देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कॉन्वेलेक्स आपने ही बोला कॉन्वेलेक्स बहुत बोला मैंने। करे तभी तो मैंने मुंबई में फ्लैट खरीद लिए 2-3। इतना हमारा घर वाला नहीं। साले काम कर ले। भाई लाइफ कैसी चल रही है आपकी? ये बहुत बढ़िया चल रही है, ईश्वर का बहुत शुक्रिया, बढ़िया मस्त। अभी वो स्ट्रगल वाला फेज खत्म हो चुका है? स्ट्रगल मतलब मेरा तो स्ट्रगल कभी रहा नहीं, मतलब मैंने उसको स्ट्रगल की तरह नहीं देखा, मैंने हर फेज़ को एंजॉय किया लाइफ में। जब मैं 15 साल पहले मुंबई में आया था तो मुझे जब छोटे छोटे शोज़ मिलते थे, गणपति का शो, किसी कॉलेज का शो, तो मुझे उस वक्त शुरुआती दौर में 1-2 हज़ार रुपये शो करने का मिल जाता था। तो मुझे 5-7 शो मिल जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार इस बार मैंने 10,000 रुपये कमा लिया, तो मुझे घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने उसको भी स्ट्रगल नहीं देखा कभी। तो अभी तो बहुत अच्छा है। पर भाई ये डिसाइड करना कि एज अ किसी और की आइडेंटिटी की तरह जीना, हाँ, ये कब से आया कि भाई मैं अक्षय कुमार की तरह रहूँगा? बिल्कुल, ये एक्चुअली अब ऐसा है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं जिसको इस नज़रिए को ऐसे देखता हूँ कि वॉइस ओवर या मिमिक्री या लुक लाइक एक तरह की फील्ड है। जैसे एक आर्टिस्ट होता है तो आर्टिस्ट में सभी आर्टिस्ट आ गए, सिंगर आ गया, उसमें फाइट वाला करने वाला आ गया, उसमें डबिंग आर्टिस्ट आ गया, उसमें डांसर आ गया। तो इसी तरह से एक श्रेणी मैं कहता हूँ जिसमें मिमिक्री, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एक श्रेणी होती है। तो मैं अपने आप को उस श्रेणी में देखता हूँ, ना कि मैं सिर्फ ऐसे देखता हूँ कि मैं किसी का डुप्लीकेट हूँ या उनके मैं उसको लेके जी रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो मेरे अक्षय जी मेरे आइडल हैं और मैं उनकी तरह उनका एक्टिंग करके और मैं ये सब मेरा काम चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट कि हर प्रोफेशन के लिए आपको ख़ुद की मेहनत भी करनी पड़ती है कि आप अपना मेहनत करके आपको भी डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। आपको भी जब आप किसी टीवी शो में जाते हो तो आपको 8-10 पेज की स्क्रिप्ट खुद याद करनी पड़ती है, खुद डांस करना पड़ता है, सारी चीज़ें। हाँ भाई, आप जैसे आपने बोला कि आप स्टेज शोज़ वगैरह होस्ट भी करते थे, आप कॉलेज में भी करते आए हैं, बट हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो कपिल शर्मा पे जाए, क्रैक करे, वहाँ तक पहुँच जाए। आपने कैसे क्रैक किया वहाँ तक? उनकी नज़रों में कैसे आए थे आप? तो मैं पहले से, जैसे मेरा पहला टीवी शो था 2009 में, आज से कुछ 15 साल पहले,
एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा सोनी चैनल पे। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले परफॉर्म किया था और वहाँ पे मुझे बहुत, तो दैट वाज माय फर्स्ट, जिसे कह सकते हैं कि जो जहाँ से मुझे यकीन आ गया कि मेरे में कुछ टैलेंट है। उससे पहले बहुत डाउट था कि यार ये दोस्त तो ताली बजा रहे हैं, वहाँ जाके गाली ना पड़ जाए। तो वो फर्स्ट शो था। उसके बाद में मैंने कॉमेडी सर्कस किया 2012 में, जिसमें मैं और अक्षय जी दोनों साथ में खड़े थे। तो वो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं अक्षय कुमार के साथ स्टेज पे खड़ा होकर उनके साथ डायलॉग्स बोल रहा हूँ। स्टेज शेयर कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ असली अक्षय, तो बोल रहे हैं अरे मैं हूँ असली अक्षय कुमार। तो इस तरह का था। फिर उसके बाद मुझे क्योंकि जब ये सब चीज़ें कर रहा था तो राइटर्स जो थे इंटरनल वो सब जानने लगे, दूसरे जो कॉमेडियन थे उनको पता चला कि ये बंदा है जो अक्षय कुमार की तरह दिखता है। तो जब 2015 में कॉमेडियन नाइट्स विद कपिल जब था तो उसमें एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत थी, तो तब पहली बार मैंने वहाँ पे किया। तो तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर हुआ अक्षय सर से, उन्होंने कुछ बोला आपसे पर्सनली, जैसे एक्ट के बाद? सबसे पहला एनकाउंटर तो बहुत पहले, मतलब कि 2010 में हुआ था, जब पटियाला हाउस फिल्म की शूट चल रही थी और मैं किसी दोस्त के ज़रिए, जब मैं राजस्थान रहता था तो किसी दोस्त के ज़रिए मुझे पता चला कि अक्षय जी यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो एज ए फ़ैन मैं उनको देखना चाहता था, उनको मिलना चाहता था। तो तब मैं आया। तब तो उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो उनको भी घर पे जाना, पर वो मिले मुझसे और मैंने उनको एक छोटा सा एल्बम जैसा था, मैंने उनको गिफ्ट किया। लेकिन वो वक्त आधे 1 मिनट का ही वक्त मिला। लेकिन उसके बाद में जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है कि जिनको मैं आइडल मानता था, जिनका एक मैंने देखा कि यार ये इंसान है जिसकी मैं मिमिक्री करता हूँ, जिनको लाइफ में एक बार देखना चाहता हूँ कि लाइव अक्षय कुमार कैसे दिखते हैं एक फ़ैन के तौर पर। क्योंकि जब हम राजस्थान में थे तो ऐसा नहीं था कि कभी जाएंगे मुंबई भी कभी जाएंगे। तो आज जब मैं उनके सामने जाता हूँ या उनके साथ में परफॉर्म किया है, उनके लिए डबिंग किया है और सामने से मिलता हूँ, तो अक्षय जी मुझे जानते हैं कि ये विकल्प है और ये मेरी एक्टिंग करता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भाई वैसे कपिल शर्मा जी का कोई ऐसा ट्रेट या ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है ये बहुत अच्छा और ये मैं खुद अडेप्ट करना चाहता हूँ, जो आपने देखा हो? एक तो यही चीज़ कि इतना बड़ा होने के बावजूद ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, डाउन टू अर्थ सिंपल। एक चीज़ ये है कि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं है कपिल भाई को। मतलब जो वो जब भी जाते हैं तो उनके जितने, जैसे कि अनुकल्प सर हैं जो राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ वो हैं कपिल सर के शो के, और किकू भाई हैं, तो जो उनके राजीव ठाकुर जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो जहाँ भी जाते हैं तो उनको अकेला बैठना पसंद नहीं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी आई वुड से। कि आप कई बार क्या होता है ना, इंसान मतलब अकेला रहता है, उनको ये लगता है कि सब आओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गाने सुनेंगे, महफिल जमेगी, मौज काटेंगे। हाँ, तो वो वैसे तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको सबको लेके चलना। वो फ़ोन करते थे कीकू भाई को कि अरे यार कीकू भाई यार क्या यार रूम में रेस्ट करो, आ जाओ एक दिन। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करता हूँ। तो एक होटल में मैं नीचे वॉक कर रहा था और रात को 1-1:30 बज गए थे। ये बात है न्यू जर्सी की। तो होटल वहाँ पे क्या, वो आसपास कुछ भी नहीं, मतलब इतना वो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। तो मैं होटल में वॉक कर रहा था, अपना हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुन रहा था, खाना वाना खा के 12:30-1 बज गए थे। और ऊपर से कपिल सर और उनके, क्योंकि बहुत मूड वाले आदमी हैं, कभी कुछ भी वो मतलब उनका जो मूड होता है वो करते हैं, राजा टाइप का आदमी होता है। तो वो निकल रहे थे, तो निकलते उन्होंने, अरे विकल्प क्या कर रहा है? तो मैंने कहा पाजी वो मैं वॉक कर रहा था। मैं उनसे थोड़ा ऐसे रिस्पेक्ट और थोड़ा एक नर्वसनेस, एक बड़े भाई होते हैं ना उस तरह से। तो बोले चल हम खाना खाने जा रहे हैं। तो मुझे भी बोले बैठ जा गाड़ी में। मैंने बोला पाजी पजामा वगैरह मैंने, अरे कोई नहीं चल। तो वो रात को 1 बजे लेकर गए, तो वो वैसे ही किसी को, मतलब वो उनका अपनापन है, वो उनका आजा प्यार है, मतलब अपना समझते हैं, अपना समझते हैं सब। अच्छा, वैसे कभी जैसे आप इतना टाइम बिताया आपने उनके साथ, जैसे एक टाइम था कि उनकी और सुनील ग्रोवर की इतनी नहीं बनती थी आपस में, तो कभी जिक्र करा है आपके साथ या किसी के मेरे साथ तो जिक्र नहीं करा, लेकिन मैं, क्योंकि सुनील सर भी मेरे बहुत, मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ और वो तो मुझे एकदम इतना प्यार करते हैं बड़े भाई की तरह। मैंने उनके साथ में काफ़ी लाइव शोज भी किए हैं। सो मेरा तो ये, मतलब आई एम सो हैप्पी कि वो वापस अभी उसमें उनका कनेक्शन हो गया है। तो देखिए दोस्त में, भाई में
झगड़े तो हो जाते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी बातें होती है, जिक्र तो नहीं हुआ लेकिन यही है कि वो कभी कोई बात बोली हो कि भाई याद आ रहा है ये मैं इतना उनके क्लोज, मतलब क्योंकि ना तो मैं उनके हम उम्र हूँ, ना उतना उस पर्सनल, मैं उनसे ज़्यादा बात ड्यूरिंग दिस टूर ऑल्सो मैंने उनसे ज़्यादा कभी ऑफ द ट्रैक कभी बात नहीं किया। मेरा कीकू सर के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप उस टूर में और अभी भी है, पहले भी, तो वो मुझे गाइड भी करते थे और मेरा उनके साथ में फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है कीकू सर के साथ। भाई आप मतलब कीकू सर, सुनील सर, ये सब लाइव के बहुत एकदम किंग है, कृष्णा सर बिल्कुल, हो गए। बिल्कुल। तो ये क्या कुछ टिप्स देते हैं आपको? कुछ बताओ यार, बहुत सारे यंग लोग देख रहे हैं जो लाइव कुछ करना चाह रहे हैं, या एक्चुअली इसमें उन्होंने तो मुझे कुछ ऐसा टिप मतलब या आपने ऑब्जर्व करके देखा हो उनकी चीजें कि भाई, क्योंकि भाई वो कुछ भी करते हैं यार, स्टेज पे क्रेजी कर देते हैं और वो कितने साल से कर रहे ये हैं। तो बस ये है कि वो कुछ ऐसा, मतलब वो तो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। जब स्क्रिप्ट चल रही है, स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही है, तो बोलते विकल्प इस लाइन को ऐसा नहीं ऐसा बोल दे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ये लाइन ड्रैग लग रही है, इसमें जोक कहीं जा रहा है तो इसको छोटा कर दें, इस तरह से वो। बाकी तो क्या होता है कि जब आप, एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप 10 किताबें पढ़ो और एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान के साथ 10 मिनट बिताओ, तो शायद 10 किताबों से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सकता है। वो किताबों का एक नॉलेज अलग बात है। तो ऐसा है, उनको देख के लाइव, कपिल शर्मा को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना, कीकू शर्मा को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना, बैक स्टेज वो कैसे तैयारी करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो देखना, तो वो इटसेल्फ मतलब आपकी लर्निंग। आप जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, तो अगर पहले कभी मैंने पॉडकास्ट नहीं किया तो मुझे पता चलेगा हाँ इस तरह से कैमरा होता है, इस तरह से लाइटिंग्स होती है, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो देख के ही आदमी बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है। तो उनके साथ में इतना, जब मुझे ड्यूरिंग कपिल शर्मा शो, ड्यूरिंग दिस टूर, दूसरे आर्टिस्ट के साथ में, सुनील पाजी के साथ, कृष्णा सर के साथ, जब भी एक्ट्स किए हैं, भारती मैम के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। क्या स्टेज पे एक्ट करते हुए इम्प्रॉम्प्टू जोक्स मारते हो, ये अलाउड होता है? हाँ, कितना प्लान्ड होता है, कितना इम्प्रॉम्प्टू होता है? 90% 80% तो मैं कह सकता, 80% आई वुड से कि प्लान होता है और उसकी तगड़ी रिहर्सल होती है। कितने घंटों की? बेसिक प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि जैसे एक आइडिया आया कि यार राउडी राठौड़ का एक एक्ट करना है, तो पहले बैठ के उस पर चर्चा होती है कौन कौन एक्टर्स हैं। जैसे एक राउडी राठौड़ है और एक समझो सिंघम है या सिम्बा है, तो अब उस पर स्क्रिप्ट बेसिक उन्होंने लिखी। फिर उस बेसिक स्क्रिप्ट पे जो मैं डायलॉग पढ़ूंगा, उस पर फिर मैं अपना इनपुट, अपना इम्प्रोवाइजेशन ड्यूरिंग रिहर्सल, कि यार जैसे हमारे जो राइटर होंगे, जैसे हीरा पाजी राइटर होते थे, तो कि ये लाइन मैं ऐड कर सकता हूँ तो कैसा लगेगा, फिर मैं अपने आइडियाज़ देता हूँ। तो वहाँ पे उस पर बहुत सारा काम होता है। फिर वो फाइनल स्क्रिप्ट आती है, फिर वापस रिहर्सल होती है और फिर उसको कम से कम 8, 10, 12 बार एक्ट से पहले, ताकि वो स्क्रिप्ट याद करनी ना पड़े, क्योंकि कॉमेडी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा वो है। अगर मैं याद करने में चला जाऊंगा तो वो पंच नहीं आएगा। आपने एक लाइन बोली, खट से मैंने एक लाइन बोल दी विदाउट सोचे हुए, तभी वो उसको आएगा। तो वहाँ पे एक इतना बढ़िया प्रोसेस है। ये प्रोसेस और मैंने किसी शो में या और कहीं नहीं देखा जो कपिल भाई के टीम में जो होता है। ये बहुत ही, मतलब उन्होंने इतना अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है कि मज़ा आता ही है। भाई वो देखकर भी हंसी आती है जब आप लोग एक्ट करते करते अपने ऊपर ही हंसते हो, एक्ट भी हंसने लग जाते हो। कपिल शर्मा भाई भी हंसते रहते हैं और ये नेचुरल है। जैसे कि अभी हम बात करते करते हंसी आ गई, तो वो भी नेचुरल है कि जोक मारते मारते कभी खुद को भी हंसी आ जाती है। तो वो नेचुरल रखते हैं उसमें, वो वैसा नहीं कि यार हंसी कैसे आ गया। अच्छा, जब एक्ट के बाद बाय चांस कोई पंच नहीं फटा, आपने रिहर्सल में बहुत तगड़ा करा बट स्टेज पे आके होता है, बहुत बार होता है। बाद में फिर उसकी वो लगती है, रिमांड होती है, यार तूने क्या कर दिया, बढ़िया नहीं करा यार, ऐसा कुछ? उनमें खास बात ये भी है कि वो बहुत ज्यादा वो नहीं करते, फिर निकाल ही देते अगले एपिसोड से। ले भाई सीधा आउट। अच्छा भाई, सिंस आप इतना सारा टीवी कर चुके हो और लाइव इवेंट्स कर चुके हो, तो जो टीवी इंडस्ट्री है हमारी, जैसे घर भी चलाना है, तो पेमेंट वगैरह टाइम पे देते हैं ये लोग? बहुत टाइम पे देते हैं। हाँ, ये तो सारे बड़े, जैसे अगर मैं बात करूँ जियो सिनेमा या वायाकॉम, कपिल शर्मा के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, K9 प्रोडक्शन, तो इनका तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम।
मैं तो ऐसे लोगों के साथ सुनते हो वैसे कि कुछ लोग जैसे हम भी सुनते हैं कि भाई टाइम पे पेमेंट नहीं आ रही है, मैंने ऐसा नहीं, जैसे कॉमेडी सर्कस में वो स्टेज पे ही बोल देते थे पहले तो कि चैनल वाले चेक नहीं दे रहे हैं। वो कॉमेडी की बात होती है, लेकिन कॉमेडी में सच भी तो बोल देते हैं भाई। है ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में जब मैं काम करता हूँ तो हमने अभी तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स इवेंट इंडस्ट्री में हमने बनाए हुए हैं। प्रॉपर उनको मेल हम करते हैं कि भाई इवेंट से 2 दिन पहले शुरू हो, जैसे 20 तारीख का है तो 18 तारीख को हमारा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। एडवांस मतलब एडवांस या पूरी पेमेंट? पूरी पेमेंट। ओके 100%। तो लेकिन 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले हम जब इवेंट्स करते थे तो उसमें इवेंट्स में मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा ही इवेंट्स में किया है कि पेमेंट अटक जाता था। तो अगर आप बता सकते हो कपिल शर्मा शो के, अगर आप एक एपिसोड में हो, अगर आप बता सकते हो क्या रहता है पे? जब मैंने जब शुरुआत किया था बहुत पहले तो मेरे ख्याल से 20-25,000 था मेरा, और आखिर में मुझे लगता है कि जब लास्ट ईयर जब मैंने किया तो करीबन 1 लाख रुपए के आसपास वो था। भाई ऐसा होता है कि ऑडियंस से रिस्पॉन्स आ रहा है या डिमांड ज़्यादा आ रही है तब आर्टिस्ट की फीस बढ़ती है, फिर जितना एक्ट बढ़ रहा है उसका स्टेज पे तब फीस बढ़ती है, मतलब सैलरी बेसिकली? दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा मेरे ख्याल से। और फीस वो नहीं बढ़ाते, फीस हमें रिक्वेस्ट करनी हमें बोलना पड़ता है। अब मेरी फेस वैल्यू बढ़ गई है, थोड़ा अमाउंट बढ़ा। जैसे नेगोशिएट हम जनरली करते हैं, क्योंकि ये उनकी टीम नहीं करती है अपफ्रंट, ये अकाउंट्स का जो उनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एक अलग होता है जो सारे आर्टिस्ट के साथ वो करते हैं बात। तो वही है कि जैसे अगर मुझे फ़ोन आएगा कि यार ये डेट को हम शूट कर रहे हैं, हाउ मच यू विल चार्ज, सो मैं बोलूँगा कि अभी तो आई एम चार्जिंग 1.5 और 2 लाख और समथिंग। तो फिर बोले अरे यार इतना तो हमारा बजट नहीं है, हम तो कैन वी क्लोज इट एट 50? तो मैं बोलूँगा 50 इज़ नॉट पॉसिबल, थोड़ा आप ही आ गया। इस तरह से बातें होती। फिर एक तक आके बात बन गई थी लास्ट टाइम। हाँ, एक तक आके लास्ट टाइम बात बन फिर गई। वो वैसा भी होता है ना कि जब जैसे कि अब वो बात है कि अगर उनको पता चल जाए टीवी वालों को यार इस एक्टर को ज़रूरत है हमारी, मतलब इसको काम चाहिए अभी, तो वो फिर निचोड़ लेते हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अलावा इनका काम नहीं होना तो हम निचोड़ लेते हैं। बात अगर अक्षय कुमार की मिमिक्री की आती तो आपके बिना तो काम नहीं चल रहा फिर मुझे लग रहा है लोगों का। हाँ, तो वैसे एक बात बताओ, जैसे कपिल शर्मा शो पे ही जब सेलिब्रिटीज आते हैं तो वो भी सेगमेंट प्लान्ड होता है, उसकी भी रिहर्सल होती है पहले सेलिब्रिटी के साथ, या वो? नहीं, वो प्लान नहीं होता, वो बिल्कुल प्लान नहीं होता। अच्छा, वो सेगमेंट वो लाइव होता है, वो लाइव। बट आप लोगों का सेगमेंट प्लान्ड होता है, आप लोग एक ऐसी रिहर्सल करते हो कि यहाँ सेलिब्रिटीज बैठे हैं उनको आई कांटेक्ट करके नहीं ऐसा कैमरा एंगल्स के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये एंट्री का रिहर्सल होता है कि मेरा एंट्री वहाँ से, अगर गाने के साथ मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं वहाँ से एंट्री करूँगा, फिर मेरे को एक्टर यहाँ से करेंगे या फिर हम दोनों साथ में करेंगे, कहाँ हमारी प्लेसिंग होगी, कौन सा कैमरा हमको, तो ये एक 5-10 मिनट का एक स्टेज टेक्निकल रिहर्सल वो ज़रूर होता है। अक्षय सर की तो प्लान होती होगी एंट्री वगैरह, क्योंकि वो तो कूदते ही आते हैं, कुछ स्टंट करते हुए। आर्टिस्ट का एंट्री कह सकते हैं आपकी, कभी कभी वो या वो कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डांस वांस कुछ कर रहे हैं, या कभी कभी सेलिब्रिटीज़ भी कुछ एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो प्लान होता है। बाकी उसके अलावा तो कुछ ऐसा। और जो जनता बैठती है क्राउड में, उसमें से लोग ऑलरेडी वो पता होता है उनको कि ये सवाल आने एक्चुअली वाला उसका प्रोसेस मुझे 100% मुझे पता नहीं है, बट हाँ उसमें से चूज़ करना पहले से शायद होता होगा कि भाई उसमें से कि तुम क्या पूछोगे, क्योंकि कोई आके कुछ उल्टा ही ना कर दे या कंटेंट ना कर दे कुछ। और मुझे लगता है, लेकिन उसमें भी है ना, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, लाइव तो नहीं लेकिन मैंने टीवी पे जब देखा कपिल शर्मा शो में ही कि कई लोग, मुझे ऐसा लगा कि ये लाइव है, मतलब ये प्री प्लान्ड वाला सिस्टम नहीं है, तो ऐसा भी होता है भाई, क्योंकि वही बेस्ट कंटेंट तो वही देते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं, और वो हमें भी लगता ही है कि भाई ये तो कोई कैसे ही ढूंढेगा। अच्छा भाई वो बताओ, क्योंकि जब भाईजान आए थे, सलमान भाई आए थे, तो आपने खुद अपने हैंडल पे भी वो रील पोस्ट करी थी जब वो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो जब आते हैं तो माहौल कैसा रहता है? क्योंकि वो भी एक वन ऑफ द प्रोड्यूसर थे सोनी वाले शो के, तो तब माहौल कैसा होता है और आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? वो अभी तक जो मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं, जैसे एक मैंने कहा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा,
कॉमेडी सर्कस जिसमें अक्षय सर के साथ था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो ये मतलब वो बिगेस्ट जो टर्निंग मोमेंट्स होते हैं या जो अचीवमेंट कह सकते हैं या मेमोरेबल चीज़, वो ये था कि यार कपिल शर्मा शो जो मतलब बहुत बड़ा शो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट शोज़ जो माने जाते हैं, उसमें सलमान भाई एक इतने बड़े स्टार, तो हम बहुत एक्साइटेड थे सब लोग कि अरे यार सलमान खान, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं सलमान भाई का भी बहुत फ़ैन हूँ। मतलब मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं, मैं मिला नहीं कभी इससे उनसे पहले, तो एक्ट हुआ और सलमान खान ने बहुत एंजॉय किया मेरी उस चीज़ को, बहुत उसमें वो हंसे। वो तो जेन्युइनली हंसते हैं, जेन्युइनली, वो नहीं हंसते तो नहीं हंसते, मतलब वो वाला जब हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं, वो पूरा दिल से हंसते हैं। तो वो अच्छा, एक्ट ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया फिर कि यार बिल्कुल तुम सेम टू सेम करते हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट वो हो गया कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने, सलमान भाई ने मेरे लिए इतना बोला। फिर क्या हुआ कि लास्ट में जब जैसे सारे आर्टिस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो मुझे इतना मतलब क्या कहूँ कि मज़ा भी आया, थोड़ा शर्म भी आई, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे देख के हंस रहे हैं कि यार ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मुझे भी हंसी आया, तो यार मुझ पे मत हंसो यार, मुझ पे क्यों हंस रहे हो? मैं तो कुछ कर भी नहीं अब रहा। तो एक्ट खत्म हो गया। बट नर्वस होते हैं सब उस टाइम सलमान, मतलब क्योंकि सलमान भाई की इमेज ऐसी है कि उनसे हाँ वो ज्यादा भी फ्रैंक नहीं हो ना, कम भी नहीं हो ना। तो जब पहले डायलॉग तक मैं नर्वस था, लेकिन जैसे मैंने पहला मेरा शायद यही डायलॉग था कि सलमान भाई कैसे हैं भाईजान, ऐसा था। तो उसमें उनका जो रिएक्शन आया, तो वहाँ से मेरी नर्वसनेस सारी, कॉन्फिडेंस आ गया कि वो एंजॉय कर रहे हैं। एक वो होता है ना कि यहाँ तक आप जब स्टेज पर एक बार आ जाते हो और ऑडियंस आपके लिए क्लैप कर ले या ऑडियंस आपके साथ आ जाए, तो आपकी नर्वसनेस फिर चली जाती है। तो वहाँ पे फिर मेरी नर्वसनेस चली गई और फिर मैं, इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरा एक्ट भी अच्छा बढ़िया गया। भाई ऐसे कोई सेलिब्रिटी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, चलो अक्षय कुमार तो हो गए या कपिल शर्मा जी हो गए या सलमान भाई हो गए, ऐसे किसी बड़े सेलिब्रिटी का आपके पास मैसेज आया हो और आपको लगा यार मुझे मज़ा आ गया कि यार इसने अप्रिशिएट किया है? जैसे अजय देवगन जी ने कपिल शर्मा शो के दौरान, तो मैंने बैक टू बैक शायद एक एपिसोड और फिर उसके कुछ दिन बाद ही दूसरा एपिसोड उनके साथ था। तो एक में शायद वो थैंक यू फिल्म आई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, उनकी थैंक गॉड। तो तब आए थे, उनको एक्ट में बड़ा मज़ा आया। और फिर वो इसके लिए आए तब्बू मैम के साथ और दृश्यम 2 के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये बैक स्टेज हम खड़े थे और मैं आ गया पहले ही, बिकॉज हमको रेडी रहना होता है, तो ब्रेक चल रहा था, मतलब एपिसोड शुरू हो चुका था, हमारी एंट्री होने वाली थी। तो तब्बू जी ने मुझे देखा तो बोला अरे यार, मतलब आई वॉज सेइंग समथिंग इन अक्षय कुमार वॉइस, तो उन्होंने बोला अरे ये तो अजय तो बोला अरे अभी तो स्टेज पे देखना क्या कमाल होता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि उनको याद है और वो प्रेज कर रहे हैं, बोले ये बहुत अच्छा करता है। तो उन्होंने बोला, फिर वरुण धवन ने एक बार, आई वॉज होस्टिंग, मतलब रेड कारपेट कर रहा था जी सिने अवार्ड्स का मैं, तो मैं सबका ऐसे इंटरव्यू ले रहा था। तो वरुण धवन आए और मैंने उनसे बातचीत करी, तो उसके बाद बोला कि यार मैं आपकी रील्स देखता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह से जब, तो ये होता है ना कि जेन्युइन, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे चाहे कोई बहुत बड़ा क्रिएटर हो, चाहे कोई बहुत छोटा बड़ा, तो हम ऐसे कह देते हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन अगर किसी के 5000 फॉलोअर्स भी हैं और मुझे वो रील, तो मैं पर्सनली जाके उनको मैसेज करता हूँ कि भाई मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो ये आपके लिए कितना मोटिवेटिंग होता है कि यार किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया है। सही बात है भाई। कभी किसी ने दिल दुखाया है किसी आर्टिस्ट ने? बहुत लोगों ने। क्या हुआ, कुछ बता सकते हो आप बिना नाम लिए? आर्टिस्ट ने। लड़कियां तो दुखाने का ही काम है लड़कियों का। ने भी नहीं दुखाया मेरा दिल। फिर किसने दुखा दिया? किसी ने नहीं दुखाया भाई। अभी बताया था ना कि इवेंट में लोग पेमेंट नहीं करते थे, उन लोगों ने दिल दुखाया। पर कभी आर्टिस्ट ने, किसी ने, क्योंकि आपको सोचते थे यार मुझे तो लग रहा था अच्छा इंसान होगा या अच्छी इंसान होगी, पर इतनी वाइब नहीं हुई, मतलब क्या हो गया उस दिन, नहीं होगा मूड या कुछ भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस कभी रहा हो? ऐसा बैड एक्सपीरियंस यार, मेरे को अच्छे एक्सपीरियंस ही ज़्यादा रहे, बैड अभी कैसे करूं? बैड अगर याद नहीं आ रहा तो किसी लड़की ने दुखाया वो बता दो। नहीं, लड़की ने तो दुखाया ही नहीं दिल ना, मैंने किसी लड़की का दुखाया। हमारे
बहुत अच्छा सिस्टम रहा, तो कोई दिल दुखाने वाला सिस्टम हमने किया नहीं कभी किसी के साथ। अच्छा, ना किसी ने मेरा दुखाया, ना मैंने किसी का दुखाया। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। बताओ। तो कभी उदास ही नहीं हुए आप कभी? नहीं, आई एम मैरिड। अच्छा, मैरिड? वही पूछ रहा था, मैं मैरिड हूँ। नहीं वैसे, लेकिन मैरिज के पहले भी, शादी के पहले भी मैंने कभी किसी का, शादी के पहले अक्षय कुमार की मिमिक्री करके इम्प्रेस करना चाहो किसी को कॉलेज टाइम पे, या कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अक्षय कुमार की मिमिक्री से इम्प्रेस हो गए ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा इंटेंशनली कि मैं इसके सामने जाके बोलूँगा अक्षय कुमार की आवाज़ में और ये लड़की पड़ जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने सोच के नहीं। जब पता है दुनिया जहाँ से भाई ये तो आपका हुकुम का इक्का है, तो आप जब फेंको एक, जब तक भाई आपका इंटेंशन नहीं भी होगा ना, बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें आप हो भाई। भाई कोई और बताओ ना, कोई बढ़िया किस्सा हुआ हो, कोई फैन मोमेंट हुआ हो, मतलब जब आप इतने इवेंट्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ भी आपको याद रह गया हो स्पेशल? फैन मोमेंट तो बहुत सारे लोग जो मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जिनको फिर मैंने अपना नंबर भी मैंने दिया, मैं उनसे कांटेक्ट में भी रहता हूँ, जो कई सालों से, मतलब 7, 8, 10 सालों से ऐसे 4-5 लोग हैं जो हर पोस्ट पे मेरा कमेंट करते हैं, हर उस पे, हर मैं जब मेरा जन्मदिन होगा कुछ भी तो वो मुझे विश करते हैं। तो ऐसे फैंस कुछ हैं, तो मैं उनको फैंस मतलब फ्रेंड्स जैसा ही मैं उनको मानता हूँ, तो दे आर वेरी गुड वेल विशर्स, तो उनसे बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। भाई थोड़ी पहले चलते हैं, आपके कॉलेज डेज की ये मिमिक्री आई कहाँ से? अक्षय कुमार आपकी रोल में कैसे आए? फैमिली को कैसे कन्विंस करा? तो थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो मुझे बचपन से ही मिमिक्री तो शब्द नहीं पता था, नकल उतारना अच्छा लगता था, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, टीचर्स की, ज़्यादातर करके मैं रिश्तेदारों और टीचर्स की मिमिक्री करता था। तो स्कूल में जब वो इंटरवल का टाइम होता है तो दूसरे टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स जमा हो जाते थे कि विकल्प उस टीचर की मिमिक्री करो, वो मैडम की, वो सर की, कैसे वो आते हैं, क्या बात करते हैं। तो नकल जो उतारने का, ऑब्जर्व करने का दूसरे लोगों को, वो मेरा बचपन से एक वो था। पर जब मेरा 12th के बाद जब फिल्में वगैरह, ये बात है 2005-06 की, 18-20 साल पहले, जब ये सारी फिल्में, हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, ये सब, तो मुझे बहुत प्रभावित मैं हुआ इन फिल्मों को देखकर। तो फिर मैंने दोस्तों के सामने वो गोटी गोटी वाला डायलॉग सुनाया, हाँ रात को यहाँ घूमने से अच्छा नहीं होता है, गोटी गोटी। केड़ा भाई सुसु लाते कहाँ से, हमारे पास तो नहीं इतना सुसु, और करते काम, ये सारा तालाब तुमने भरा है, हम ही जे तमान है, छिन 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 है। भाई बहुत क्रेजी यार, ऐसा लग रहा है असली अक्षय कुमार ही बैठे हैं। तो ये जब डायलॉग मैंने दोस्तों को सुनाया कॉलेज में, पाली में ही, बांगड़ कॉलेज जिसमें मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे बाहर बैठ के गाड़ी पे दोस्तों को सुना रहा था, तो उनको बड़ा मज़ा आया, बोले यार वाह यार। तो ये बात वहाँ 5-7 लोगों से पूरी कॉलेज में फिर, यार एक बंदा है वो अक्षय कुमार की मिमिक्री करता है, एक्टिंग करता है, मिमिक्री तो शब्द नहीं पता था, एक्टिंग करता है। तो फिर 4 लोग और आते थे, अरे भाई एक, मुझे भी मज़ा आता था कि यार सुनाऊँ सबको, फिर टीचर्स को सुनाए, उनको सुनाए। फिर किसी ने, एक बार दोस्त ने बोला, यार मेरी सिस्टर की शादी है, बड़ी बहन की, तो तू वहाँ आ जा। तो वहाँ पे वो डांस किया, हरे राम हरे कृष्णा वाला, तो छा गया मैं, मतलब वहाँ पे कि अरे यार क्या डांस करता है यार, डायलॉग भी वो फेमस हो लोगों गया। ने बिलीव किया कि हाँ अक्षय कुमार ही आ गया। नहीं वैसा तो अब इतना भी तगड़ा नहीं हो जाता है ना थोड़ा। एज भी मेरी, मतलब मैं 18-19 साल का था, तो बहुत छोटा सा था, तो लेकिन हाँ लोगों को मज़ा आया। तो वहाँ से ये हुआ कि मिमिक्री का शौक कह दो। फिर दोस्तों ने बोला यार तेरा मिमिक्री ये है वो है, पर कॉन्फिडेंस नहीं था स्टेज पे जाने का, क्योंकि स्टेज पे कभी नहीं गए थे, ये 2-5-10 लोगों में ही किया था। तो बोला कि यार तू जा कहीं पे ऑडिशन दे, तब तक ये 2009 का वक्त आ चुका था। मुझे भी लगा यार मुझे जाना चाहिए कहीं ना कहीं। दोस्त वो कहते हैं ना झाड़ पे चढ़ाते हैं, तो ऐसा था, लेकिन एक डर था। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा का ऑडिशन मैंने दिया यहीं मुंबई में, और फिर नहीं, मुंबई में ऑडिशन नहीं दिया था, ऑडिशन तो मैंने अहमदाबाद में दिया था, फिर सेलेक्ट होकर मैं शूट के लिए मुंबई आ गया था। तो फिर मुंबई में ही रह गए आपकी, अब यहीं नहीं, वो उसके 1 साल के बाद, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, आई वॉज इन 2nd ईयर बीकॉम के, तो मेरा ये था कि एक बार मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ फिर मैं मुंबई आऊँ। तो अब आपके माइंड में स्टार्टिंग से ये था कि अक्षय कुमार का ही प्ले करना है हमेशा से मिमिक,
या एंटरटेनमेंट करेगा से पहले पहले ऐसा कुछ था कि नहीं, movie मैंने में तो भी कुछ- करने के बाद भी, आप बहुत ये एक बहुत अलग बात कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट या उसके बाद जब इतना टीवी पे आ गया, आप एक छोटे से शहर का बंदा विदाउट एनी एक बहुत कुछ स्पेशल तैयारी के टीवी पे आ चुका है। टीवी पे आने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ। फिर भी मेरा सपना यही था कि यार है ना, अब ये तो शौक पूरा हो गया टीवी पे आने का या दुनिया को दिखाने का कि मेरा टैलेंट है। फिर उसके बाद ये था कि अब जॉब करनी है तो नौकरी मिल जाए कोई अच्छी सी 15-20 हज़ार की अगर मिल जाए नौकरी तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, ये एक वो था। अब बीकॉम हो गई, फिर करें क्या, तो मुंबई में मैं आया इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा करने के लिए कि डिप्लोमा कर लूँगा फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इस इंटेंशन से नहीं आया था कि मुझे मिमिक्री करनी है, मुझे एक्टर बनना है या मुझे कोई ऐसा परफॉर्मर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो तो यहाँ पे आके कुछ लोगों से मिला, धीरे धीरे चीज़ें बनती गई और अपने आप ही मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। फैमिली सपोर्टिव रही है भाई शुरू से? बहुत बहुत बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले से ही मिमिक्री करके कोरियोग्राफी करके पैसे कमा लेता था। तो जहाँ पैसे कमा लेते हैं फैमिली सपोर्ट में आ जाती है। अच्छा, ये मैं पति की समझ गए थे आप कि पैसा दो घर वाले खुश रहते हैं कि हाँ। सेटिस्फाई। ये तो मजाक मतलब बात ये होती है कि जैसे घर वालों को ये चाहिए कि भाई बच्चा हमारा सिक्योर्ड है। सेटल रहे, उसको पाई पाई का Financially, मोहताज ना हाँ। बने। तो ये सही है, ये सही भी है। और मैं एक बहुत अच्छी बात ही मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने, जब मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में मैंने कहा कि मैं थोड़ा एक्टिंग में या इन सब चीज़ों में शौक़ है मेरा थोड़ा बहुत, मैं ये ऑडिशंस देना चाहता हूँ और मुंबई जाके एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ग्रेजुएशन कर लो और फिर जहाँ जाना है उसके, ग्रेजुएशन के साथ भी जो करना है करो, लेकिन उसके बाद जहाँ जाना है जाओ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली और वो डिप्लोमा मैंने कर लिया, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आज बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। तो एक सही डिसीजन है। और घर वालों से ही लेते थे आप खर्चा जब तक कि बढ़िया पेमेंट? मुझे लगता है बॉम्बे में रहते? 12th के बाद मेरा घर वालों से मैंने खर्चा नहीं लिया, आफ्टर 12th राजस्थान में रहते हुए भी, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलता था, तो उसके भी मुझे पैसे मिलते थे मैचेस खेलने के। और फिर मैं बच्चों को डांस भी सिखाता था, छोटे बच्चों को, तो उससे भी मुझे पैसा मिल जाता था। और हाँ, पैसा मैंने जब मैं डिप्लोमा करने के लिए आया था तब मेरे पास फ़ीस जो एक मोटा रकम होता है वो उस वक्त नहीं था, तो वो मैं एक पिताजी से 50-60 हज़ार रुपये लिए थे। उसके बाद में मैंने नहीं लिया। यहाँ रहने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए वो मैं खुद ही, जैसे मैंने आपको कहा, गणपति के शोज़, छोटा मोटा ये प्रोग्राम, ये करके ही मेरा निकल जाता था। भाई जब सेलिब्रिटीज से इंटरेक्शन हुआ पहली बार, जब आप छोटे शहर के होते हो, आप सोचते हो भाई ये बंदा ऐसा होगा, या हम लोग तो इंटरव्यूज़ देख के ही सोच लेते ना, अच्छा इसने ये बात कही यार क्या बंदा है। या जब कपिल शर्मा जैसे मैसिव शोज़ हम देखते हैं कि कितना इजी होगा यार, बस लोगों को हंसा रहे हैं, बट अब जब आप एक्चुअली इंडस्ट्री का पार्ट हो तो कुछ परसेप्शंस बदले लोगों के बारे में या बॉम्बे के बारे में या शोज़ के बारे में? मुझे तो बहुत, जब मेरा, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जब मैं पहले यहाँ पर आया मुंबई में, जब मेरा पहला 1-2 साल, तो मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए, तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया इन टर्म्स ऑफ 2 चीज़ें, एक तो हेल्पफुल और दूसरा ये कि कितने सिंपल वो रहते हैं, मतलब कोई एटीट्यूड नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ। भाई कौन है ये अच्छे लोग अगर आप बता सकते हो जो आपको मिले और उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी? मैंने मतलब जब मैं राजस्थान में ही था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा कर चुका था, और फराह खान जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे वेडिंग थी, एक बहुत बड़ी वेडिंग हो रही थी, कोई सेलिब्रिटी थे, नाम उनका मुझे अभी किसकी वेडिंग थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें विवेक ओबरॉय और मलाइका अरोड़ा एंकरिंग कर रहे थे, और नहीं सॉरी, बमन ईरानी और मलाइका अरोड़ा एंकरिंग कर रहे थे, और बहुत सारे स्टार्स और सेलिब्रिटी परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने, तभी मैंने किया था 1 महीने पहले, तो उन्होंने बुलाया यार उस अक्षय कुमार को राजस्थान से बुला लो, तो मेरे को यहाँ बुलाया था। तो मेरा पर्सनली, जैसे उस वक्त मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी 2010 में, आज से 14-15 साल पहले, कि ताज होटल में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे फराह खान बैठी है, यहाँ पे बमन ईरानी बैठे हैं, यहाँ पे मलाइका अरोड़ा बैठी है, वो फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं सारे। तो एक 19-20 साल का लड़का राजस्थान के एक छोटे से शहर से, वो मुंबई के ताज होटल में बैठा है, और उन लोगों ने मुझे बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि मतलब उनमें या मेरे में कोई डिफरेंस है। जिस तरह से उन्होंने, फराह खान ने मुझे कहा, अरे विकल्प क्या खाएगा क्या पिएगा, अरे नहीं मैम,
कुछ भी नहीं, नर्वस था बहुत ज़्यादा। अरे नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, जूस पिएगा, जूस, हाँ मैम जूस, ठीक है जूस। फिर बमन ईरानी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि देखो जब आप स्टेज पे जाओगे तो आप करके वो बात कर रहे हैं मुझसे, और मेकिंग मी कंफर्टेबल कि यार ये फिर रिहर्सल में अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो वो बहुत कामली आराम से वो बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ राइटर्स जैसे मुझे मिले, कॉमेडी सर्कस वाले, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वाले, तो मुझे लगा कि यार ये तो इतनी बढ़िया जगह है, यहाँ पर कोई वो है ही नहीं कि इतना बड़ा आदमी भी मुझसे आराम से बात कर रहा है। तो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हुआ उस टाइम। और अब मैं बात करूँगा जैसे कपिल भाई की, कपिल शर्मा जी की, तो मैं पिछले साल कपिल भाई के साथ सबसे ज़्यादा मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, क्योंकि हम यूएस टूर पे गए थे, अमेरिका गए थे हम, तो मैं भी उसमें फॉर्चुनेटली एक पार्ट था। तो मैं, कपिल सर, किकू भाई और राजीव ठाकुर और 2-3 और लोग थे, और पूरी इनकी टीम, बैंड मेंबर्स हैं। तो मुझे उनके, हम देखते हैं कपिल शर्मा को एज कि कपिल शर्मा, और वैसे ही मैंने देखा था, क्योंकि शूट पे भी हम जाते थे तो थोड़ी देर मुलाकात हुई, स्क्रिप्ट पढ़ा और शूट कर लिया। लेकिन रियल में कपिल शर्मा कैसे हैं डेली लाइफ में, क्योंकि 1 महीना मैं उनके साथ हूँ, फ्लाइट्स में जा रहा हूँ, उनके साथ वॉक कर रहा हूँ रात को 1-1 घंटा, तो मुझे जानने का मौका मिला कि वो कैसे हैं। तो उससे और मुझे कैसे हैं वो अगर आप बता सकें। बहुत अच्छे हैं। मतलब देखो, हर क्या होता है कि हर इंसान के समय समय पर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ मूड हो जाता है। जैसे कि आप परेशान हो किसी चीज़ से, फैमिली से कोई चीज़ हो गई, कोई किसी से झगड़ा हो गया, अब उस वक्त मैं आपको आके अगर पिंच करूँ या आपको पोक करूँ कि भाई 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 गलत, तो आप चिढ़ ही जाओगे। और अगर वो कोई कैमरा लेके कैप्चर करके वो रील डाल दे और आपने उसको 1-2 गाली दे दिया, तो लोगों को लगेगा कि यार क्या है, पर वो सच्चाई नहीं होती। बहुत बार मैंने जो कपिल भाई का देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, चाहे बैंड के कोई मेंबर्स हैं, चाहे को आर्टिस्ट हैं, चाहे कोई सीनियर पर्सन है, वो सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं। और एक मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ, शायद सैन फ्रांसिस्को में हमारा शो था, जहाँ पे एक लेडी, एक लड़की थी 20-25 साल की, उसकी छोटी बहन जो 16-17 साल की थी, बट वो हैंडीकैप थी, वो चल फिर नहीं पा रही थी, तो वो व्हील चेयर पे उसको लेकर आई। तो शो हो गया, शो के बाद में वो पीछे बैक स्टेज जो हमारे रूम्स आते हैं वहाँ लेकर आई, बोले वो वहाँ से कुछ 4-5 घंटे की दूरी पर रहती थी, तो वो बोली कि ये जो मेरी बहन है जो व्हील चेयर पे, ये आपकी शो की इतनी बड़ी फ़ैन है कि जब पता चला कि आपका लाइव शो हो रहा है तो ये वहाँ से, मतलब इसको अलाउ नहीं है इतना ट्रैवल करना, लेकिन ये आपके लिए आई है। और वो स्पेशली, मतलब उन्होंने अलाउ किया कि इसको बुलाओ, आने दो, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाया, उनसे बातचीत की, उनको बोला कि हमारे साथ आप डिनर कीजिए। तो मैं दूर खड़ा था, वहाँ से 10-15 फीट दूर, मैं देख रहा था जैसे वो वहाँ खड़े, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो चीज़ कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है, वो चीज़ कोई दिखावे के लिए नहीं है, वो रियल है, वो सच्ची है। तो ये पता चलता है कि यार आदमी, इसलिए वो इतना उस मुकाम पर हैं, वो डिज़र्व करते हैं। और कलाकार तो वो बेहतरीन है ही, मतलब 2-2 घंटे, एक बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो 2 घंटे तक लगातार बोल रहे हैं और ऑडियंस 5000 लोग अमेरिका में उनको देख के पागल हो रहे हैं। तो ये सीखने वाली बात है। मतलब एल्कोहलिक हैं वो? एल्कोहलिक मैंने तो नहीं ऑब्जर्व किया कहीं पे भी, मतलब कि वो, क्योंकि वो तो सारा उनका टाइम पे सब कुछ हो रहा था, तो उनका उतना वो मुझे मैंने तो उनको अल्कोहल, कभी कॉफ़ी पीते हुए देखा है मैंने हमेशा उनको। वैसे शो पे कभी हुआ ऐसा कि मतलब कुछ बढ़िया सीन हो गया हो कि जनता का कोई और रिएक्शन आ गया हो, कुछ ऐसा रिएक्शन आ गया हो कि भाई आप भी सरप्राइज हो गए हो, ऐसा जैसे आप होस्टिंग नॉर्मली कर रहे हो और लोग कह रहे हो कि नहीं हमें तो वही चाहिए, या कुछ भी ऐसा तो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे भी, और मुझे ज़्यादा लगता है कि जो हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, जैसे हांगकांग में, दुबई में, दोहा कतर में और बहुत सारी जगह पे, तो वो उनको जो आर्टिस्ट का मज़ा लेना है ना, मतलब वो छोड़ते नहीं कलाकारों को। तो मुझे याद है हांगकांग का सबसे ज़्यादा मुझे याद है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने शोज़ किए हैं। तो वहाँ पे प्रोग्राम
कहते हैं ना कि जुर्म की दुनिया में आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे शो में अंदर आने का गेट है, वापस जाने का कोई टाइम नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर 7 बजे प्रोग्राम जैसे यहाँ पे होता है 7 साढ़े 7 शुरू हुआ 10 साढ़े 10 खत्म हो, 3 घंटे का जो शो होता है, वहाँ पे ऐसा है कि वो भी नाचते रहेंगे और हमें भी नचाते रहेंगे। तो ऐसा हो गया कि हांगकांग में मैं शो कर रहा था दिवाली का, कुछ 5-6 साल पहले पहला शो। तो मेरा 8 बजे परफॉर्मेंस हुआ और ये था कि 8 बजे से 11 बजे तक, तो 2-3 बार मैंने परफॉर्मेंस कर दिया, 11 बजे हो गया और मैं अपना चेंज करके निकल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो बाहर मुझे कोई एक कपल मिल गया, बोले अरे विकल्प जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर वो हो गया टाइम, अभी सोऊंगा, कल का वापस रिटर्न का फ्लाइट है। बोले नहीं 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 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट, आपको कुछ देना है, कुछ बात करनी है आपसे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपना बैग लेके वहाँ पे लॉबी में खड़ा हूँ, चेंज करके सब कुछ, ठीक है। मैंने कहा ये डीजे पार्टी तो चलती रहेगी इनकी, क्या है, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारा काम हो गया। तो वो 15-20 लोगों को लेकर आ गए साथ में ना, सारे कपल, लड़कियां, है ना, लड़के। बोले अरे ये तो जा रहा है ना। बोले अरे तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, पार्टी पार्टी। तो वो लेकर चले गए मुझे। और मेरा जो पेमेंट वाला शो था जिसका मैंने पैसा लिया, वो 7:30 से 10:30 तक 3 घंटे मैंने किया। अब 11 बजे से 4 बजे तक विदाउट पेमेंट में जो नाचा हूँ पेमेंट वाले से ज्यादा मैं नाचा हूँ। आप सोचिए 4 बजे, और फिर 4 बजे मैं इतना उसमें मस्त हो गया नाचने में कि कुछ लोगों जैसे एज में लोग हैं, ये हैं जिनको जल्दी जाना है, बच्चे वाले, वो सब जगह 250 लोगों का टोटल वो था क्राउड, यंग क्राउड है। अब 4 बजे मैं नाच रहा हूँ, सुबह होने ना दे, 7 होने ना दे, और टोटल 7 लोग बचे वहां पर और 8वां मैं नाच रहा हूँ वहां पे। फिर नाच में अक्षय कुमार के गाने पे रहे उस टाइम। ऑर्गेनाइजर, जो मेन ऑर्गेनाइजर था, वो आया, बोले विकल्प भाई अब बस भी करो यार क्या कर रहे हो, चलो अभी। तो ऐसे मोमेंट्स भी हो जाते हैं। और कभी रोड पे चलते हुए जैसे लोगों ने समझ लिया चश्मा लगाया हुआ आपने, अरे अक्षय कुमार जा रहा है, सेल्फी लो सेल्फी, ऐसा तो होता होगा। तो ऐसे होता है कि अभी भी होता है, पहले ज़्यादा होता था। तो जैसे मैं अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, परसों ही मैं जब कोलंबो में फ़्लाइट में जा रहा था, तो मेरे को क्या कि जैसे कई बार ट्रैवल करता हूँ तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कि अलग एसी, बाहर गए, वो सरद गरम क्या बोल रहा, हाँ सरद गर्म, तो मैं ना मास्क पहन लेता हूँ। मास्क इसलिए नहीं कि छुपाने के लिए, तो मैंने ऐसा एक उस पर रील बनाने का भी कोशिश किया कि पहले लोग जब नॉर्मल होते हैं तो पूरी मेहनत करते हैं ताकि मैं फेमस हो जाऊं और लोग मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने कि अरे यार देखो वो जा रहा है सेलिब्रिटी। और जब आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है तो मुंह छुपा के घूमता है कि कोई मुझे पहचाने ना, है ना। सही बात। तो लेकिन उसलिए मैं मास्क नहीं लगाता। मास्क में इसलिए कि कोई वो सर्द गर्म ना हो जाए, वो वैसा ना हो जाए। तो मैं मास्क लगे, मैं फ्लाइट में आया तो जो एयर होस्टेस थी वो मुझे ऐसे देख रही थी, तो मैंने उसको बोला कैन आई हैव वाटर बोतल, तो उन्होंने दिया। तो वो देख रही थी तो उसने पहचाना नहीं। मतलब कई बार होता है ना कि बस अब पहचान रहे हैं, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा। हाँ, नहीं पा रहा कहाँ ये इसको नाम बताओ, अपना नाम बताओ। और मैं कई बार मजे भी लेता हूँ, पता है, जैसे कि ये मुझे देख रहे है ना, तो मैं भी ऐसे देखता हूँ। तो फिर बोलते हाँ हम ही हैं, मैं ही हूँ। तो उसने मुझे देखा, पहचाना नहीं, लेकिन उसने क्योंकि मास्क लगाया हुआ था, सिर्फ आंखें देख। फिर बाद में मैंने मास्क लगा के, मैं मास्क उतार के मैं अपने सीट पे सो गया और फिर सो गया। फिर फ्लाइट भी कंप्लीट हो गई तो मेरे को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और फ्लाइट लैंड हो गया। क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, मैं जयपुर से मुंबई आया, मुंबई से फिर मैं कोलंबो। तो जब फ्लाइट लैंड हो गई, सब लोग निकल गए, तो मैं सोया हुआ ही था अपनी सीट पे। तो उसने मुझे, सर वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, तो अभी आप उठिए। तो मैं उठा तो मैं बोला, सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप, मैंने कहा हाँ मैं बोला कि आप सर यू आर द सेम पर्सन हु मिमिक्स अक्षय कुमार। यस आई एम। आप बोलो तो मैं कुछ, मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही। ओह माय गॉड अपनी दोस्तों एक बार और भी देखा, मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पहचाना, आप मुझे कोलंबो तक लेकर आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। सबको ऐसे ही लेकर जाइए, बहुत अच्छा, आपका ईश्वर आपका भला करे। ओह वाह, एक बार और कैसा आगे और कैसा। तो ऐसे जैसे कोई कि कई बार लोग बोलते हैं अरे यार आप
तो ऐसे देखे जैसे किसी ने मुझको टीवी पे भी ना देखा हो इतना, कि ज़्यादा इतना देखा ना हो वैसे, तो बोलते अरे आप अच्छा। कई बार लोग ऐसे ही बोलते, पता है, जैसे मैं नॉर्मल घूम रहा हूँ कहीं पे, ऐसे राजस्थान में नॉर्मल घूम रहा हूँ कहीं पे, बिल्कुल नॉर्मल आराम से, बोलते अरे भाई आपको पता है आप उनकी तरह दिखते हो। अक्षय कुमार नहीं, वो विकल्प मेहता, वो अक्षय कुमार की मिमिक्री करते वैसे दिख रहे हो। तो मैं उनको बोला भाई वो मैं ही हूँ, चल चल। बोले, फिर मैं उनको मिमिक्री करके बताता हूँ, बोले भाई मैं ही हूँ, मेरे साथ फोटो ले। क्रेजी भाई, क्रेजी यार, मजा आ गया विकल्प भाई आपसे बात करके। भाई एक डायलॉग और हो जाए जाते 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 आप अक्षय कुमार के स्टाइल में ही अगर जनता को ये कह दो कि इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरे हैंडल पे जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, वहां मैं और तगड़ा कंटेंट देता हूँ। चश्मा पहन, हाँ चश्मा, चश्मा पहन लीजिए, चश्मा। तो दोस्तों मज़ा आया, फ्री में मज़ा मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है। आप हमारे साथ भी जुड़िए, इनके साथ तो आप जुड़ ही चुके हैं। रियल टॉक का ये रियल वाला शो पूरा आप देखिए, इसको क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप भेजिए, शेयर कीजिए और क्या, सब्सक्राइब कीजिए और क्या, और लाइक भी करवा दीजिए, और थोड़ा सा लाइक किए, और वो क्या होता है बेल, वो आजकल बोलते हैं वो वाला ना, वो इतना हो रहा नहीं। और आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके आप मुझे देख सकते हैं। मजा आ गया भाई, ब्यूटीफुल। क्या भाई को जाके फॉलो कर लो यार, क्रेजी आर्टिस्ट है भाई हमारे। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपने कोई भी क्वेश्चन को घुमाया नहीं, सीधा सीधा आंसर करा। हम बहुत सीधे साधे अक्षय हैं, बिल्कुल। एंड दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। हमारे भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लो ताकि आप इनकी लाइफ से अपडेटेड रहो। और बस बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाल बटन उसको दबा दीजिए। चलो जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।